दयारे शौक मेरा, शहरे आरजू मेरा। जामिया मिलिया इस्लामिया का ये कौमी तराना आज यूनिवर्सिटी में हर तरफ गूंज रहा है, क्योंकि आज जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन डे है। आज जामिया यूनिवर्सिटी का 104वां यौम तासीस है। हर साल की तरह इस साल भी जामिया पूरे धूमधाम से अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। आज के इस मौके पर जामिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जामिया के तलबा आज फाउंडेशन डे के इस खास मौके पर काफी जोश में नजर आ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआत 1920 में अलीगढ़ में रखी गई। इसके बानी मेंबरान में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी सरीखे अहम नाम हैं। 1920 में मुस्लिम लीडरान और मुजाहिदे आज़ादी की तरफ से इस अजीम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये धड़ा एक ऐसे कॉलेज का कयाम करना चाहता था जिसे बरतानवी हुकूमत की मदद के बिना चलाया जाए और उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई रोल ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्रिटिश हुकूमत के फंड की मदद से चल रही थी। नतीजतन 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया का कयाम मुकम्मल नेशनलिस्ट कॉलेज के तौर पर किया गया। जामिया का जिक्र महात्मा गांधी के बिना अधूरा है। बाबाए कौम महात्मा गांधी ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट छेड़ दिया था। उन्होंने सभी स्कूलों और कॉलेजों को ग्रांट, सरकारी फंड, तोहफे, एजाज, उनकी तालीम में अंग्रेजों से किसी भी तरह की मदद लेने से रोकने की अपील की थी। इसी मकसद से उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा की तरफ से मदऊ किया गया। एएमयू में गांधी जी के खिताब के बाद ही जामिया मिलिया इस्लामिया के कयाम पर गौर किया गया। मोहम्मद अली जौहर ने 1920 से 1923 तक इसके पहले वाइस चांसलर के तौर पर काम किया और हकीम अजमल खान ने 1920 से 1927 तक पहले चांसलर के तौर पर काम किया। 1 मार्च 1935 को ओखला में एक स्कूल की इमारत में जामिया मिलिया की बुनियाद रखी गई, जो उस वक्त दिल्ली के बाहरी साउथ इलाके में गांव था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का आज फाउंडेशन डे है और इस मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं, खास तैयारियां की गई हैं और जो यहाँ के स्टूडेंट्स में खासा जोश भी हमें दिखाई दे रहा है इस दिन को मनाने को लेकर। हर साल ये दिन पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। कई प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है और तैयारियां भी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं ताकि इस दिन को ख़ास और अहम बनाने में कोई कसर ना रह जाए। तो हर साल की तरह इस साल भी जामिया पूरे धूमधाम से अपना फाउंडेशन डे मना रहा है और आज इस मौके पर जामिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। जामिया के तलबा आज फाउंडेशन डे के इस खास मौके पर काफ़ी जोश में नजर आ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआत 1920 में अलीगढ़ में रखी गई और इसके बानी मेंबरान में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी सरीखे अहम नाम रहे। 1920 में मुस्लिम लीडरान और मुजाहिदे आज़ादी की तरफ से इस अजीम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था और उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये धड़ा एक ऐसे कॉलेज का कयाम करना चाहता था जिसे बरतानवी हुकूमत की मदद के बिना चलाया जा सके और उस वक्त इसकी शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई रोल ना हो, ऐसा कॉलेज उस वक्त की आवाम चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्रिटिश हुकूमत के फंड की मदद से चल रही थी और नतीजतन 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया का कयाम मुकम्मल नेशनलिस्ट कॉलेज के तौर पर किया गया। और क्या कुछ आज इस दिन किया जाता है, किस तरह से इस दिन को मनाया जाता है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ भी करवा देते हैं। और
तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। नजमा अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। ख्वाजा एम शाहिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर रजिस्ट्रार हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। और शाहिद सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं राज्यसभा, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जामिया मिलिया इस्लामिया के। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले नजमा अख्तर जी, आप ही के पास आना चाहूँगी मैं। आप इस दिन को किस तरह से देख रही हैं? कितना ख़ास दिन है, कितना अहम दिन है, क्या कुछ कहेंगी आप इस दिन को लेकर? आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। और ये एक मौका है, आज के दिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम ये खुशी मनाते हैं कि ये रिकग्निशन का दिन है और ग्रैटिट्यूड का दिन है, जिसमें जिन लोगों ने हमें इस रास्ते पे लाए उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त सारे जो नए और पुराने तलबा और टीचर्स और पूरा स्टाफ इस चीज़ का शुक्रिया भेजता है कि हमें ये एक स्टैंडर्ड मिला, एक लेवल मिला, कि एक अलग यूनिवर्सिटी बनी जो आज दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक नाम कर। ये मौका होता है सबके उसको बहुत तरीके से मनाने का। जामिया के में आज का दिन बहुत खुशी का दिन होता है, हर तरफ सेलिब्रेशंस हो रहे होते हैं और सभी लोग अपने अपने लेवल पे इसके मना रहे होते हैं। इसमें ज़रूरी है कि हम अपने उन लोगों को सबसे पहले शुक्रिया भेजें जिन्होंने इसको हमें लीड किया। गांधी जी ने हमें जोश दिलाया, मगर मोहम्मद अली जौहर साहब, हकीम अजमल खान साहब, मुख्तार अहमद अंसारी साहब और कई लोग, बहुत लोगों ने मिलके इसको बनाया था। और हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इसके अंदर भी शामिल थे। इनके इसलिए ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इट्स नॉट अ फाउंडर्स डे, इट्स अ फाउंडेशन। जी जिस दिन ये इसका शुरू हुई थी। और इसके अंदर जो प्रोग्राम का तरीका होता है वो एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता है, एक को नहीं, कभी कभी कई को बुलाया जाता है। और स्टूडेंट्स और स्कूल्स, क्योंकि जामिया के अंदर स्कूल्स भी हैं, तो स्कूल्स के बच्चे भी बहुत ज़ोर शोर से, एनसीसी के कैडेट्स बहुत ज़ोर शोर से इसको मनाते हैं और सब तरफ खुशी का माहौल होता है। तो इसलिए मैं इसको इस दिन को बहुत इंतज़ार करते हैं स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। और इसको दुनिया देखती है कि किस तरह से एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड है, अपने एस्टैब्लिश होने के लिए सेलिब्रेट कर रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, बच्चों में भी, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के खासा जोशो खरोश रहता है, तैयारियाँ भी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त ख्वाजा शाहिद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आज इस दिन किया जाता है ताकि इस दिन को और ज़्यादा अहम बनाया जा सके और इस दिन को याद किया जा सके? और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जामिया के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद। जी। और आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का इंतजाम किया। मैं इतना करना चाहूंगा कि मेरे लिए तो ये एक दिन ऐसा है कि जब एक रिवायत शुक्र अंदाज में रिवायतों को तोड़ते हुए नए दायरे की बुनियाद रखी गई थी। और जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी, हमें उनको एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त 1920 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा उठाया और हमारे तालीमी निज़ाम को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाने की जो पूरी मुहिम महात्मा गांधी ने शुरू की थी, उसमें मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया का कायम किया। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि ये मौका यह है कि हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इसको कायम किया था उस पर क्या अगराज व मकासद थे। अगर हम उनकी तकारीर देखें, सुने, पढ़ें, तो हमको मालूम होगा कि उनकी क्या उम्मीदें थी
क्या ख्वाहिशें थी, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग हुए, क्यों एक इदारा जो चल रहा था, उस वक्त इसको एमएओ कॉलेज कहा जा रहा था, उससे अलग होके एक अलग इदारा बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई। तो ये वो वक्त था कि जब मुल्क की आज़ादी की जंग पूरी जोर शोर से चल रही थी और ये सोचा जा रहा था कि हिंदुस्तान के हर हिस्से को इसमें शिरकत करनी चाहिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एमओ कॉलेज के तालिब इल्मों ने भी ये फैसला किया कि वो भी इस जंग में शामिल होंगे। जी तो ये एक मुसलसल जहद का अहद था कि हम जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, अच्छाई होगी, उसके लिए हम हिस्सा लेंगे। तो जामिया मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बनी, तालीम एक जरिया था, तालीम इदारा एक जरिया था कि मकसद था इस मुल्क में हम आहंगी हो, आज़ादी के साथ हम अपनी हुकूमत खुद चला सकें। और ये ज़रूरत हमेशा रहेगी। हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जो हिस्सेदारी है हुकूमत में, उसका हमेशा हर बार याद करना होगा। और जामिया ने इसका हमेशा याद किया है, चाहे वो कोई भी मौका हो, जामिया इसका याद किया है। तो ये खाली एक जश्न और लाइटें जलाने का और झंडे फहराने का तो मौका है ही है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि इतनी मेहनत की गई उस वक्त पर, जिसका ये नतीजा हुआ कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और आज तक इसका जो रुतबा है वो कायम है और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब, आप किस तरीके से इस दिन के बारे में अपनी राय रखना चाहेंगे? आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना खास ये दिन है? ये दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जंग आजादी में महात्मा गांधी ने और जंग आजादी के जो दूसरे लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत कुछ दिया इस देश को, लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा जो दिया है, जो हमेशा कायम रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक तरह का रिवोल्ट था, एक आवाज थी कि हमें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तरीके से हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के आज़ादी के नजरियात को सामने रखकर अपनी तालीम को आगे बढ़ाना है। यानी हमें मॉडर्न एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन किसी की रहम के तौर पे नहीं चाहिए, किसी की भीख के तौर पे नहीं चाहिए, हमें अपने तौर पे इसको कायम करना है। तो उस वक्त जो लीडर थे, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे, हमारे हकीम अजमल खान साहब थे, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी तमाम दौलत, अपनी तमाम चीजें इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, कायम करने में हवाले कर दी और हुकूमत से मदद नहीं ली। और एक तरह से ये हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग भी था, ऐलान बगावत भी था, लेकिन ये जंग तलवार से नहीं, कलम से लड़ने की जंग थी। और ये आज तक मुल्क के अंदर जो पिछड़ापन है, जो तालीम की कमी है, उसको दूर करने की जद्दोजहद थी। और मुझे खुशी है कि आज जामिया दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में उसका शुमार होता है, हिंदुस्तान के पहली, दूसरी, तीसरी नंबर की यूनिवर्सिटीज में उसका शुमार होता है। और इसके लिए जामिया से जुड़े हुए तमाम लोग, यहाँ मौजूद वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहब और दूसरे तमाम मौजूद जो लोग हैं जामिया से जुड़े हुए, वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इसको जिंदा रखा है। उस ख्वाब को कभी मरने इंडिया ख्वाब आज ज्यादा सुनहरा ख्वाब बन गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। नजमा अख्तर जी, देखिए 1920 में इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त पर हम देखते थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें या दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो अंग्रेज़ों के फंड पर चलती थी। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तानियों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए थी जिसमें अंग्रेज़ों का कोई भी हिस्सेदारी ना हो, कोई योगदान उनका ना रहा हो। तो उस वक्त पर किस तरीके से ये स्ट्रगल किया गया कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई? रिवोल्ट जी, उस वक्त जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स का ये रिवोल्ट था कि हम आज़ादी पाएंगे तो अपने ही शर्तों पे पाएंगे, और पढ़ाई भी करेंगे तो अपनी ही शर्तों पे करेंगे, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी होगी और जो हमारे देश का कल्चर है वो भी दिखेगा। और ये बहुत बड़ी हिम्मत थी। ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये हिम्मत से निकलने वाले लोगों का ग्रुप नहीं दिखा है, जैसा कि जामिया में दिखा है। और जो भी हमारे फाउंडर्स थे, क्योंकि यहाँ पे एक फाउंडर नहीं था, यहाँ ग्रुप ऑफ लोग थे जिन्होंने ये सोचा इसके बारे में। तो उन्होंने उनके जो ख्वाब थे वो अक्सर लिखी हुई जो किताबों में आपको दिखेंगे, वो सारे ख्वाब क्या हम पूरे कर पा रहे हैं, ये सोचने का मौका है फाउंडर्स डे पे, फाउंडेशन डे के ऊपर। जी जी।
और एक अच्छा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए कि जब किसी देश के एक छोटा सा ग्रुप जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो निकलता है और सोचता है कि हम अपनी शर्तों पे ही पढ़ाई करेंगे और आगे ले जाएंगे अपने मुल्क को भी, तो वो कैसे सक्सेसफुल होता है। जामिया के ऊपर ऐसी स्टडीज होनी चाहिए कि किस तरह से ये कहाँ से निकला, और यहाँ जो पढ़ाने वाले थे कितने सालों तक उन्होंने, किसी ने तनख्वाह नहीं ली, यहाँ पे अपनी खिदमत देते रहे और इसमें हर तरह से कंट्रीब्यूट करते रहे, और फिर इसको एस्टैब्लिश ही नहीं किया, बल्कि स्कूल से लेके पीएचडी तक जाने वाला एक ऐसा इदारा जिसकी फीस ज़्यादा नहीं है, आज भी ये आम जनता के लिए है, ये चीज़ इसको बदला नहीं किया है। जी जी। और इसलिए ये एक अच्छा मौका है कि हम उनकी याद करें जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था, और अपने आने वाली जनरेशन को उनसे इंट्रोड्यूस करें, जी जी, ताकि वो ये ना समझे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, ये हम नए बच्चे, बल्कि ये समझे कि वो यूनिवर्सिटी जिसको अपने खून से जी सींचा बिल्कुल, है ये तमाम लोगों। ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बताई जानी चाहिए ताकि वो अपने रूट्स को कायम रखें। इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। इक़्तिदार साहब, आप क्या कहेंगे इस दिन की खासियत को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं जी सलाम और आप इसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी इस खुशी में शरीक हुए और इस पर एक डिबेट रखा। दूसरा, आज की खुशी जाहिर सी बात है कि मैं पिछले 40 साल से इस इदारे से मुंसलिक, और पिछले उससे 10 साल पहले उस इदारे से मुंसलिक था जहां से ये बनकर आया था, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये जाहिर सी बात है कि फाउंडेशन डे है, हर यूनिवर्सिटी का एक रोटेशन में फाउंडेशन डे होता है, मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन जामिया मिलिया की अपनी एक यूनिक फाउंडेशन डे है, यूनिक पोजीशन है, जैसा कि अभी आपने ख्वाजा शाहिद साहब से, शाहिद सिद्दीकी साहब वगैरह से सुना कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा एक अभियान था भारत की आज़ादी का, ये उसी की गोद से निकला हुआ एक इवेंट था, और या यूं कहिए कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसी का एक ये एक्सटेंशन हिस्सा था, कि जहां पर ये तय किया गया था कि हमें जदीद तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इख्तिलाफ नहीं है, वो तो हमारा हक है, लेकिन हमें उसे अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करनी है। हमने अंग्रेजी जुबान के जरिए से अंग्रेजों के दफ्तरों के क्लर्क या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इस जिम्मेदार पैदा नहीं करने हैं, बल्कि अपनी कौम को जिंदा और उरूज पर ले जाना है। हमें याद है, मुसलमानों के हवाले से अगर हम बात करें तारीख के, तो 1010 से लेकर 1300 तक, 1400 तक, जब दुनिया अंधेरों में थी, वेस्ट खासतौर पे यूरोप बिल्कुल पक्की सड़कों से वाकिफ नहीं था, उस वक्त इजिप्ट के अंदर ममलूक डायनेस्टी और फातमी डायनेस्टी के जरिए से ये बताया जा रहा था कि दुनिया गोल है बगैर सर्च लाइट के। एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, ट्रैवलिंग, तमाम चीजों में मुसलमान, खासतौर पे हार्ट सर्जरी, सब जगह हमने देखा कि मुसलमान स्कॉलर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, और उन्हीं के नाम ये सेरा था। वहीं से ये उंदुलुस यानी स्पेन ट्रांसफर हुआ इल्म, और वहीं से फिर फ्रांस और पूरे यूरोप में, फिर जिसको 1400-1500 के बाद यूरोप ने इसको अपना हिस्सा समझ लिया, और आज मुसलमान जो थे उससे बिल्कुल पीछे चले गए। उसकी वजह यही थी, मुझे लगता है कि जहां तक सर सैयद की जो पहली ख्वाहिश थी जब उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, तो उनका मकसद ये था कि मुसलमानों को अपनी मादरी जुबान में जदीद तालीम से उन्हें आरास्ता किया जाए, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। लेकिन उन्हें ये लगा कि जब तक ट्रांसलेशन हम करके मौजूदा निसाब ट्रांसफर करेंगे, तब तक यूरोप और आगे बढ़ जाएगा और हमारा जो आगे और पीछे का गैप है वो उतना ही रहेगा। चुनांचे मोहम्मद अली जौहर, एक तरफ तो हम कहेंगे यकीनन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये पूरी तरह से सपोर्ट था, इसीलिए आखिर तक गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो जौहर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी चाहते थे, खुद वो अंग्रेजी के उस्ताद थे अलीगढ़ में, तो वो ये भी चाहते थे कि अब मादरी जुबान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जानते थे कि फ्रांस ने अंग्रेजी में पढ़ के तरक्की नहीं की, फ्रांस ने जर्मन में पढ़ के तरक्की नहीं की, और आज भी हम जानते हैं जापान, कोरिया, जो सब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है जदीद दुनिया के अंदर, इन्होंने किसी ने अंग्रेजी के मीडियम को नहीं अपनाया, सब ने अपनी अपनी मादरी जुबान। तो जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो अपनी मादरी जुबान का इस्तेमाल करें। चुनांचे 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर
उनके साथी, उनके हमनवा अजमल खां, मुख्तार अंसारी और तमाम इस तरह के दूसरे नाम, शेखुल हिंद का नाम भी आता है फाउंडेशन डे, फाउंडेशन स्टोन रखने के हवाले से। इन सब की एक फिक्र थी और इन्होंने उसी फिक्र के तहत जामिया को, जामिया खास तौर पे जामिया की अपने मादरी जुबान हिंदुस्तान में मुसलमानों की उर्दू जुबान के अंदर तालीम देने के एक इदारे को कायम किया था। कुछ दिनों के बाद, 5 साल के बाद करोल बाग आ गया हकीम अजमल खां के बिल्डिंग में। उसके बाद फिर ओखले की तरफ आ गया 1935 और 1930 के आसपास। उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि जामिया ने जिस तरह से तरक्की की, 1962 में यूनिवर्सिटी बनी और फिर उसके बाद हमने देखा कि 88 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। वो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ, मैं उस वक्त यहाँ स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, तो उस वक्त हमने जहाँ कुछ पाया तो कुछ खोया भी। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट एक्ट के अंदर हमारे बानियान का नाम बिल्कुल नहीं है उसको, लेकिन फिर भी बहरहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और हमने जिस तरह से तरक्की की और इस दौर में मुख्तलिफ वाइस चांसलर आए, तकरीबन 8-9 वाइस चांसलर्स का दौर मैं देख चुका हूँ। हर वाइस चांसलर ने अपनी इस्तिताअत के बुनियाद पर हर दौर में कुछ ना कुछ तरक्की इसे पहुंचाया, तरक्की पर पहुंचाया जामिया मिलिया को, इसकी मनाजिल तरक्की की तय कराई। और आज माशाल्लाह से हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, पिछले कई साल से उसमें इसका शुमार होता है। नैक रैंकिंग में भी A++ इसका रैंक है। तो हमें उम्मीद यह है कि मौजूदा वाइस चांसलर साहब, जो खुद एक टीचर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हैं, प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, तो उनसे भी उम्मीद है, चूंकि वो टीचिंग कम्युनिटी से हैं, तो अब हम उनसे यही ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि अगर वो इसमें और हमारे सितारे बढ़ाएं, हमें 3 से 2 और 2 से 1 पे लाएं, तो इंशाअल्लाह जामिया के लिए खुश नसीबी का दिन होगा। सिर्फ ये एक फंक्शन मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने फाउंडर्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अभी ठहरने का नहीं, अभी सफर बाकी है और इस सफर को हमें मुसलसल जारी रखना है, क्योंकि जिस दिन ये सफर रुका उस दिन हम अपने बानियान के ख्वाबों को भूल जाएंगे। तो मेरी तो जामिया बिरादरी और जामिया से हमदर्द और जामिया से ताल्लुक रखने वाले फॉर्मल और मौजूदा सबसे ये गुजारिश है कि वो इस मकसद को सामने रखें जो हमारे फाउंडर्स का था, और उसी को सामने रखते हुए जामिया की तरक्की के लिए रास्ते हमवार करें। एक चीज जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि जामिया के निस्बत से अक्सर गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, अक्सर उसके बारे में दूसरी चीजें कही जाती हैं। ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई सेकुलर एथॉस बेस्ड यूनिवर्सिटी है तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हम तमाम लोग, अगर हिंदुस्तान का नक्शा देखना है, जो अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक नक्शा कायम किया गया था कि एक चमन होगा हिंदुस्तान जिसमें तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबू, तो वो उसका अगर आज कहीं कोई नमूना नजर आता है तो वो जामिया के अंदर आता है। यहाँ तमाम मजहब, तमाम मसलक, तमाम मिल्लतों के लोग हैं और सब लोग मिलकर रहते हैं। जब तक जामिया में हैं हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं होता है कि बाहर क्या माहौल है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जामिया के इसे सेकुलर कॉस्ट को, इस जामिया के सेकुलर क्रेडिट को हमेशा कायम रखे और जामिया मुल्क की तरक्की में इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि तालीम का मकसद ही यह है कि हम अपने इदारे, अपनी मिल्लत और अपने मुल्क के वफादार हों। इसी तरीके से जामिया आगे बढ़ता रहे, हम भी यही उम्मीद करते हैं, तरक्की करते रहे और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचते रहे यहाँ से तालीम हासिल करके। ख्वाजा शाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि जो फाउंडर्स की ख्वाहिशात थी, क्या वो आज की तारीख में तमाम पूरी हो रही हैं? क्या उस तरीके से यूनिवर्सिटी चल पा रही है? आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? कितना बदलाव महसूस करते हैं तब से अब में? देखिए, खुशी के साथ साथ जैसे मैंने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, एहतसाब की भी जरूरत है और हमें अपने फाउंडर्स की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करना है। 2 बातें मैं नुमाया तौर पे कहूंगा, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन 2 बातें बहुत नुमाया तौर पे मैं कहूंगा। जामिया के बानियान की ये ख्वाहिश थी कि जामिया से जो पढ़ निकले वो अच्छे मुसलमान भी हों और अच्छे हिंदुस्तानी भी हों, और इन 2 कंसेप्ट में या उन 2 शहरियत के 2 इन शख्सियतों में, दायरों में कोई तजाद नहीं पाया जाएगा और तजाद है भी नहीं। तो जामिया को ये चाहिए कि अपने इस मकसद को सबसे आला और सबसे आगे रखे कि हिंदुस्तान का जो भी यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा है वो अच्छा हिंदुस्तानी बने और हिंदुस्तानी बन के अच्छा शहरी बने और मुल्क की तरक्की में पूरा उसी तरीके हिस्सा दे जिस तरीके से शुरू के लोगों ने, चाहे जाकिर साहब हों, चाहे मुजीब साहब हों, चाहे अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब हों, चाहे मौलाना मोहम्मद जौहर वगैरह हों, अपनी मुल्क की खिदमत करें। अगर हम इससे भटक रहे हैं कहीं, तो ये हमें ऐसा मौका है इस वक्त, ये फाउंडेशन डे, कि हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम इससे अपने मकसद में हट रहे हैं, क्या हम अच्छा मुसलमान भी बना रहे हैं, अच्छा हिंदुस्तानी बना रहे हैं, नहीं बना रहे। मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो हमारी असली तालीम है
और जो हमारी मजहबी तालीम है। शेख उल हिंद जब फाउंडेशन डे का खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं देवबंद से चल के अलीगढ़ आया हूँ, देवबंद से चल के अलीगढ़ आया हूँ। बड़ी सिंबॉलिक बात कही थी उन्होंने अपने करके। तो ये दो स्ट्रीम को उन्होंने मिलाने की बात करी थी। तो जामिया को इन दो स्ट्रीम को मिलाते रहना चाहिए। जामिया एक बहुत जदीद यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन अपने असरी जरूरतों को पूरा कर रही है, लेकिन क्या वो उस अच्छे मुसलमान बनाने का भी रोज पैदा कर रही है, नहीं कर रही है। सरदार मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं और यहाँ के पुराने प्रोफेसर हैं, मैं उनसे कहूंगा इस पर जरूर गौर करें कि क्या वो रोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो इसने कही थी और करी थी, मैं जब वहाँ रजिस्ट्रार था तो मैं वहाँ उर्दू में काम करता था। उर्दू वहाँ की एक दफ्तरी जबान हुआ करती थी। अच्छे खासे लोग हम उर्दू से वाबस्ता रहा करते थे। बानिया ने जामिया का बहुत बड़ा ख्वाब था कि उर्दू जो है यहाँ की ये जबान हो जिसके जरिए तालीम भी हो। अगर तालीम के साथ साथ असली जरूरत के मुताबिक अंग्रेजी में तालीम हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन उर्दू का फरोग जामिया मिलिया की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि बानिया ने, जामिया ने उर्दू के फरोग के लिए, चाहे जाकिर साहब ने, चाहे मुजीब साहब ने, चाहे आबिद हुसैन साहब ने, चाहे सवालिया आबिद हुसैन साहबा ने उर्दू में लिखा है। तमाम मौलाना हमारे जाकिर पंडित जवाहरलाल नेहरू किताबें उर्दू में तर्जुमा हुई, वहाँ पे गांधी जी की किताबें उर्दू में तर्जुमा हुई। तो ये सब चीजें उर्दू में वहाँ काम हुआ करता था, उर्दू को फरोग का काम होता था। मैं समझता हूँ आज जामिया इसमें थोड़ा पीछे हो गई है उर्दू के फरोग के लिए। जामिया तीसरे नंबर पर बात है, उर्दू का इस्तेमाल जो है जामिया में बहुत कम हो रहा है। और जी देखिए, उर्दू को फरोग देना चाहिए, वो बहुत अहम है। और कहीं ना कहीं तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि उर्दू में अलग अलग तरीके से वो तालीम यहाँ पर हासिल करते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपके पास आना चाहूँगी अब मैं कि आज जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया को हम जानते हैं, किस तरीके से वो अलग है तमाम यूनिवर्सिटीज से, क्या कुछ खासियत उसमें आप देखते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में हम नहीं देख पाते हैं? देखिए, हम एक बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, तो गंगा जमनी तहजीब की अगर आपने कोई जिंदा तस्वीर देखनी है तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलेगी और कहीं आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मोस्ट सेकुलर कैरेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ सबका जो तहजीब है, जो पुरानी तहजीब है, दिल्ली की तहजीब है, हिंदुस्तान की, नॉर्थ इंडिया की जो तहजीब है, वो तहजीब यहाँ पर जिंदा है। और यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनमें भी, यहाँ के तलबा में भी। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने बहुत अरसे, लेकिन मैं आज भी महसूस करता हूँ कि जो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर जो जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। वो जेएनयू में एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल है। तो इस तरह से हिंदुस्तान की अगर आप एक यूनिवर्सिटी को देखना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान में कि जहां पर आपको हिंदुस्तान की जिंदा तहजीब मिले पिछले 1000 साल का, चाहे वो ब्रिटिश दौर हो, चाहे वो मुगल दौर हो, चाहे उससे पुराना दौर हो, चाहे आज का हिंदुस्तान हो, चाहे जंग आजादी की तहरीक हो, महात्मा गांधी की तहरीक हो, वो सब कुछ अगर देखना चाहते हैं एक जगह पर तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में देखने को मिलती है। और जहां तक उर्दू का ताल्लुक है तो उसकी शिकायत हम जामिया से खाली नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू को तो हम जवाल पूरे नॉर्थ इंडिया में आया है, उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो एक अलग मसला है, लेकिन जामिया में बहरहाल फिर भी किसी हद तक जिंदा है। एक चीज की मुझे तकलीफ है कि पहले दिन से हकीम अजमल खान साहब ने मकतबा जामिया कायम किया था। उसका जामिया प्रेस जो है बहुत अरसे तक करोल बाग में ही रहा और वो हिंदुस्तान का नंबर 1 जो है मकतबा था जहां पे पब्लिशिंग होती थी उर्दू की किताबों की और जामिया के सारे कोर्सेज की, और तमाम सिर्फ जामिया की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो स्कूल थे जितने उर्दू मीडियम, उनकी सारी किताबें जो हैं वो यही सबके आती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो किताबें जो है मुरतब की थी, बड़े जाफशानी से वो किताबें तैयार की थी। तो आज मकतबा जामिया जिस तरह खत्म हुआ है और जिस तरह बंद हुआ है वो बहुत तकलीफ देह है। मकतबा जामिया को जिंदा करने की, उसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो जामिया के साथ दिल्ली की तालीम भी जुड़ी रही है। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी जो है, जिसके जामिया जो होता है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके तहत सबसे पुराना स्कूल एंग्लो अरबिक स्कूल चलता है, जहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने भी पढ़ा, मौलाना महमूद हसन ने भी जहाँ से तालीम हासिल की, जहाँ गाजी भी पढ़ाने गए थे। उसकी हालत बहुत खस्ता है, उन स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, उसकी जिम्मेदारी भी जामिया के ऊपर है। तो जामिया को दिल्ली की तालीमी हालत बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी जामिया के अफराद के ऊपर, जामिया की यूनिवर्सिटी के ऊपर, जामिया के लोगों पर है। सिर्फ एक अपने इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दिल्ली में इस तहरीक को जिंदा रखने की, जो तहरीक अपना खून जिगर दे के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब ने और हकीम अजमल खान साहब ने तैयार की थी, उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी जामिया मिलिया के लोगों के ऊपर है।
जी बिल्कुल, और इसको लेकर अहम कदम उठाए जाने चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को लेकर। नजमा अख्तर जी, आपको क्या लगता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा फिलहाल अभी काम करने की ज़रूरत है, जो मकसद है जामिया मिलिया इस्लामिया का उसे पूरा किया जा सके, जिस तरह से सही तरह से एजुकेशन तमाम स्टूडेंट्स को मिले? वहाँ बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है और डेवलपमेंट कहीं रुकता नहीं है, वो लगातार होता रहता है। तो जहां हम पहुंच गए हैं उससे और ऊपर पहुंचे, ये जरूरी है। ये सब जिम्मेदारी हमारे टीचर्स के ऊपर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि किस तरह से हम ऊंचे से ऊंची जगह जाएं। मगर अगर उर्दू, जब बात उर्दू की हो रही है, तो अगर उर्दू जामिया मिलिया नहीं उसको फरोग दे सकती तो कौन देगा? इसलिए वो जिम्मेदारी है जामिया के ऊपर और बहुत तरीके से है। न सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट पढ़ाए या कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको ले, बल्कि हर डिपार्टमेंट के अंदर। और ख़ास तौर से ट्रांसलेशन की बात हुई थी, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है साइंस की बुक्स तो ट्रांसलेशन हमें देने की, ट्रांसलेटेड बुक्स देने की ज़रूरत है। वो भी जामिया पूरा कर सकती है इस चीज़ को। मगर बात फ्यूचर की ओर हो रही है, जो चल रहा है उसको बेहतर करिए और लगातार बेहतर कीजिए। जहाँ पे हम पहुंचे, NIRF नंबर 3 पे हैं हम, और वो आज से नहीं है, 2021 से 22 में, 23 में और आज 24 में, 4 साल से हम उसी जगह पे हैं जो कि हमारी हाईएस्ट लेवल है, थर्ड वाली। और हमारी लगातार कोशिश होनी चाहिए कि हम सेकंड पे और फर्स्ट पे की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह हम जाएंगे जिस स्पीड से हम बढ़े हैं। क्योंकि ये जो 4 सालों में हुआ है, ये बहुत सालों के बाद हुआ है। अब हम 5वें 6वें साल में ये देखना चाहते हैं कि इससे भी ऊपर जाए, नहीं तो फिर क्या हम यहीं थर्ड पे ही बैठे रहेंगे? नंबर 2 ये बात है कि जो चीजें नहीं थी, जैसे हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे मगर मेडिकल कॉलेज नहीं था, और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं होती जब तक वहां से स्टूडेंट्स ना निकल रहे हो जिनके पास मेडिसिन की डिग्री हो किसी भी शक्ल में। तो वो अब 2023 में हमें इसका अप्रूवल मिल गया, और वो अप्रूवल आज हमारे पास है। अब हमें कोई वजह नहीं है रुकने की कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ कमी थी, यानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अपना जामिया का स्टैब्लिश हो जाए। तो ये एक इमीडिएट चैलेंज है, और जिसके लिए जो मिनिमम टाइम में हमें पूरा करना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहना है। जी बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे ताकि और ज्यादा बेहतर किया जा सके और तरक्की की जा सके। इफ्तिखार खान साहब जी, आप इस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट वहां पर फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं? जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं, और इस दिन क्या कुछ खास किया जाता है यूनिवर्सिटी में? देखिए, ये यूनिवर्सिटी का फंक्शन कोरोना से पहले तक तो तकरीबन पूरे 1 हफ्ते चलता था, जिसमें कल्चरल एग्जीबिशंस भी लगती थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराए जाते थे अलग अलग DSW ऑफिस से। और अब चूंकि कोरोना के बाद बड़ा मसाइल रहे, तो अब कहीं जाके इस मरतबा ये 3 दिन का प्रोग्राम जो इतवार के रोज से शुरू हुआ है, अभी हमारी 27 तारीख से, आज आखिरी दिन है, ये 29 तारीख। तो आज सुबह हस्बे रिवायत जो फ्लैग सेरेमनी होती है, उसके लिए NCC कैडेट्स के जरिए से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वाइस चांसलर साहब को, जो इस वक्त बिल्कुल न्यूली वाइस चांसलर थे, अभी उन्होंने फ्राइडे में ज्वाइन किया है, और उनके लिए पहला फंक्शन था। उसके बाद यहाँ चीफ गेस्ट हैं हमारे यहाँ स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट से डॉक्टर अशोक सेठ, जो उसके फाउंडर हैं। वहाँ एक प्रोग्राम हुआ इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अंसारी ऑडिटोरियम में, जिसमें मुख्तलिफ ख्यालात चीफ गेस्ट के, वाइस चांसलर के लोगों ने सुने। उसके बाद फिर अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, स्कूल्स में, जामिया के हर शोबे में कोई ना कोई कल्चरल या लिटरेरी प्रोग्राम चल रहा है, और कल भी चला है, इतवार के रोज भी चला है, और आज भी चलेगा। तो बच्चों के लिए एक तरह से, स्टूडेंट्स के लिए भी ये तीनों दिन बड़े खुशी के दिन हैं। स्टाफ भी पूरी तरह से रात दिन बगैर ड्यूटी आवर्स का ख्याल किए हुए पूरी मेहनत कर रहा है। हर सेक्शन जामिया का लगा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक तरह से ये रिलीजियसली फंक्शन है। जी। ये वो फंक्शन नहीं है कि जिसमें दिल चाहे तो मनाओ, दिल चाहे नहीं। यहाँ हर शख्स की ख्वाहिश है, चाहे वो चपरासी से लेके वाइस चांसलर तक, तालिब इल्म नर्सरी से लेके PhD तक, किसी भी ताल्लुक से इससे जुड़ा हो,
वो सबकी दिली ख्वाहिश है कि हम इसके फाउंडेशन डे को अपने मनाएं। लेकिन जैसे ख्वाजा शाहिद साहब ने कहा कि बेसिकली ये 3 दिन फंक्शन और खुशी के सिर्फ नहीं है, बल्कि ये 3 दिन एहतिसाब के भी हैं हमारे, कि हम ये देखें कि क्या इस खुशी में भी तो हमारा होश और हवास बरकरार है। ऐसा तो नहीं कि खुशी में हम होश हवास बरकरार, चूंकि हमारी शरीयत और हमारा दीन ये सिखाता है कि गम में भी और खुशी में भी हमें अपने होश और हवास पर कंट्रोल रखना है, और जिस मकसद के तहत ये दिन मना रहे हैं उस मकसद, उसका असल एहतिसाब करके हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ तक उसको हासिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जामिया का सफर रहा बहुत मुख्तसर सा, और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में 88 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और अभी इस वक्त, तो इस दरमियान के अंदर जो बहुत मुख्तसर पीरियड है, जामिया ने बड़ी रैपिडली बहुत तरक्की की और बहुत आगे बढ़ा और पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे मैंने कहा था कि मैं जब दाखिल हुआ था जामिया में 84 में अलीगढ़ से आया था, तो यहाँ सिर्फ 4,500 स्टूडेंट थे। आज जिस फैकल्टी का मैं डीन हूँ उसमें 5,000 से ज़्यादा है पूरी जामिया में स्टूडेंट, स्कूल को मिला लें तो 25,000। 2 चीज़ें यहाँ यूनिक है जो और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम 1-2 यूनिवर्सिटी मिलेगी इस तरह की, कि जहाँ नर्सरी से पढ़ाई होती हो और PhD तक होती हो और DLED तक होती हो, पहली चीज़। दूसरी चीज ये जिसका भी हवाला भी दिया सेकुलर एथॉस का, वो ये कि यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करने आए, चाहे आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, सोशल साइंस में हो, आर्ट्स में हो, हर जगह आपको इस्लामियात और HRC, हिंदू रिलीजन स्टडीज, इस्लामियात और इंडियन रिलीजन कल्चर स्टडीज, ये एक कंपलसरी पेपर के तौर पे पढ़ाया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उसका मुकाम है, सरकार ने हमें मौका दिया, तो उससे जामिया की अपनी एक यूनिक पोजीशन बन जाती है। और हमारे बच्चे न सिर्फ इंजीनियर बनते हैं, न सिर्फ आर्किटेक्ट बनते हैं, न सिर्फ इकोनॉमिक्स बनते हैं, न सिर्फ मास कम्युनिकेशन से जाके फिल्म के मैदान में जाते, बल्कि वो एक अच्छे इंसान, वो जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उस मजहब की जो खूबसूरतियां हैं, उसकी जो हमारी जो सोशल और मॉरल वैल्यूज हैं, जो टीचिंग्स है, उनको भी अपने इस BA फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में पढ़ के अपने अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हम लगता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि एक बच्चा अगर इंजीनियर बने तो एक अच्छा इंसान भी बने। तो इंजीनियर तो इस दुनिया के लिए तक ही रहेगा, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो हर मजहब के लिहाज से 2 जिंदगियां हैं, एक इस दुनिया की, एक इस दुनिया के बाद की जिंदगी, दोनों जगह उसको कामयाबी मिलेगी। तो जामिया का जो बुनियादी मकसद था मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कि वो चाहते थे कि कुरान हदीस की भी तालीम हो, लेकिन दूसरी तरफ उनका था कि साइंस, टेक्नोलॉजी और फलसफा भी हाथ में हो। उनके यहाँ मजहब की तफरीक नहीं थी, उनके यहाँ मिल्लत की तफरीक नहीं थी। लिहाजा जामिया आज भी उसी नक्श कदम पे चल रही है और कोशिश कर रही है। जहाँ तक कुछ अभी शिकायतें हुई हमारे एक पैनलिस्ट से मकतबा जामिया के हवाले से या और इस तरह की चीजें, तो जाहिर सी बात है कि मकतबा जामिया पूरी तरह से जामिया के उसमें तो नहीं है। एक बात ये, जामिया उसका स्टेक होल्डर बन सकता है ज्यादा शेयर की वजह से, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल तो किताबों की दुनिया में सब जगह जवाल है। और जैसे उन्होंने खुद कहा कि नॉर्थ इंडिया में तो उर्दू के हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हमें इस पर बजाय इस पर तकलीफ, बल्कि इसके लिए रास्ते हम सोचें। और जो पैनलिस्ट ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो हमारे बिल्कुल देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने कहा टेक्नोलॉजी की तरफ भी बहुत ध्यान दिया गया यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाने के लिए, उन्हें उस लेवल की तालीम देने के लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। ख्वाजा शाहिद साहब, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं कि जब शुरुआत हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया की, इसकी जो बुनियाद थी ओखला के एक छोटे से स्कूल में रखी गई थी और आज ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, इससे पूरे सफर को किस तरह से समझें? ये बहुत अच्छा सफर है, बहुत काबिल मुबारकबाद सफर है। इसके लिए तमाम जामिया के बानियान, असातिज़ा, मुंतज़िमीन सब काबिल मुबारकबाद हैं। जैसा किसी पैनलिस्ट ने पहले कहा, वक्तन फ़वक्तन जो वाइस चांसलर हजरात या ख़वातीन आई, वो उन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यहाँ के असातिज़ा का है। देखिए, जामिया में इक़्तिदार खान साहब मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे, जामिया में यहाँ कोई ऐसा तफरीक नहीं है कि टीचर नॉन टीचिंग, यहाँ जामिया बिरादरी कही जाती रही, क्योंकि सब एक साथ मिलकर रहे। ये जामिया बिरादरी का जो कंसेप्ट है, ये बिरादरी में सब है शामिल, तालिब भी हैं, असातिज़ा भी हैं, गैर तदरीसी अमला भी है, इंतजामिया भी है, ये सब मिलके एक हो जाते हैं इंतजामिया, और ये जामिया बिरादरी कहलाती है। इस बिरादरी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये आपसी हमांगी, जो आपसी प्यार मोहब्बत, एक आपका जिसका आपने जिक्र किया कि जब एक स्कूल बना था ओखला के इस गांव में, तो लोग बाग एक एक कमरे में 3-3 असातिज़ा साथ मिलकर रहते थे। तो साथ मिलकर जो एक आपस में खानदान, बच्चे और उनके तमाम रिश्तेदार
और सब तालिब इल्म जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके असातिज़ा, उनके वार्डन, सब एक फैमिली, एक बिरादरी के तौर पे रहते थे अपने करके। तो इस बिरादरी के कंसेप्ट ने जामिया को मजबूत किया है, और इस बिरादरी कंसेप्ट ने जामिया को यहाँ तक जाकर खड़ा किया है। तो मैं इस सफर को देखता हूँ, एक मुत्तहदा बिरादरी का सफर देखता हूँ। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि बिरादरी का कंसेप्ट चलता रहे। हालांकि कहीं कहीं उसमें इक़्तिदार साहब कहेंगे कि हम तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उसमें कमी दिख जाती है, क्योंकि जब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें क्लासिफिकेशन और सर्टिफिकेशन बहुत कुछ हो गया है। बहरहाल तो ये भी एक प्रोसेस है आगे बढ़ने का, मैं इसमें तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो एक जो हमांगी और बिरादरी का कंसेप्ट था, वो जामिया की मजबूती थी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, इमारतों के साथ बहुत तरक्की हुई है, बहुत इमारतें। मैं जब रजिस्ट्रार था उस जमाने में जामिया नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसे मिले, हमने बहुत इमारतें बनाई। लेकिन ये यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, खासतौर जामिया इमारतों से नहीं पहचानी जाएगी, ये अपने किरदार से पहचानी जाएगी, ये अपने रिसर्च से पहचानी जाएगी। जैसा कि अभी कहा गया, लोगों ने कहा गया कि कितने अच्छे बड़े काम आबिद साहब ने किए, या मुजीब साहब ने किए, या सवालिया अबू हुसैन साहब ने किया, या जाकिर साहब ने किया, जो उनकी तहकीक थी। अब मुजीब साहब की जो तहकीक थी हिस्ट्री में, वो आज भी पहचानी जाती है, उसका नाम जिक्र आज भी होता है। तो जामिया अगर पहचानी जाएगी तो अपनी तहकीक से, अपने उन कामों से, इल्मी कामों से, जिसका मुल्क में नाम हो, नुमाया हो। इसकी रैंक आई है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। रैंक इसने होल्ड की है, उस पर कायम है, लेकिन इसमें आगे इजाफा होगा अगर इसकी तहकीक में इजाफा होगा, इसकी तहकीक का मेयार ऊंचा होगा। मैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा हूँ, मुझे बड़ा अंदाजा है कि उर्दू का यहाँ जिक्र भी हुआ, बातचीत भी हुई, और उर्दू के बारे में भी किया, खुशी भी कही, जो भी कहा। लेकिन मुझे बड़ी कमी लगती है कि उर्दू में तहकीक नहीं हो रही थी, यानी उर्दू जबान में, मैं उर्दू लिटरेचर में नहीं कह रहा हूँ, तो उर्दू जबान में तहकीक नहीं हो रही, जिसकी जरूरत मुझे मौलाना उर्दू यूनिवर्सिटी में महसूस होती थी। वो किताबें मेरे पास मुहैया नहीं हो पाती थी जिससे मैं अच्छी तालीम दे पाऊँ। तो जैसा कि इक़्तिदार साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत जरूरत है कि जामिया, या नजमा अख्तर साहिबा ने कही, बहुत जरूरत है जामिया में एक उर्दू का ऐसा इदारा कायम हो जहाँ तर्जुमे का काम आला मेयारी तर्जुमा हो, और जो रिसर्च हो उसका मेयार ऊंचा किया जाए उर्दू जबान में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, उस सबको भी हम उर्दू में लेके आएंगे, तो उस जबान को फॉलो होगा। और आज की नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, उसमें शिद्दत से सरार किया गया है कि तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। तालीम का मादरी जबान में होना, खासतौर से प्राइमरी लेवल के ऊपर तो मादरी जबान में ही कहा गया है। आला तालीम भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा मादरी जबान हमारी उर्दू है। उर्दू में इक़्तिदार साहब से बिल्कुल, देखिए उर्दू को फरोग देना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, और इसको लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? शाहिद सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है? हालांकि उर्दू में तमाम तरह के जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं और तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लेकिन अभी और कहाँ पर काम करने की जरूरत आपको लगती है उर्दू को फरोग देने के लिए? देखिए, उर्दू को फरोग देने के लिए उर्दू का डिजिटलाइजेशन जो है उर्दू लिटरेचर का, वो काम रेख्ता कर रहा है, और NCPUL भी करता रहा है। मैं उसका वाइस चेयरमैन रहा। उस वक्त मैंने ये कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, और उर्दू कंप्यूटर्स को और उसके फॉन्ट को बढ़ावा दिया था, उसके सेंटर्स खोले थे। तो आज जो हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू को कैसे जोड़ना है, उर्दू एजुकेशन को कैसे जोड़ना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। AI जो है उसको उर्दू के साथ कैसे लाएं, क्योंकि मैंने ये काम किया था, मैंने डिजिटल एजुकेशन को उर्दू के साथ जोड़ा था। उसमें बहुत मुखालफत हुई थी कि उर्दू तो उसकी अपनी खत्ताती से पहचानी जाती है, आप खत्ताती को खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए, दुनिया की कोई जुबान जिंदा नहीं रह सकती जब तक वो नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेगी, और टेक्नोलॉजी के कदम से कदम मिलाकर जब आगे बढ़ते हैं तो जुबानें जिंदा रहती हैं। तो उर्दू के लिए जरूरत, इसमें जामिया को काम करना चाहिए कि कैसे डिजिटल एजुकेशन जो है उर्दू में, या जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको कैसे फरोग दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब ये काम प्राइवेट लोग कर रहे हैं, जैसे रेख्ता ग्रुप कर रहा है, लेकिन जामिया में ये काम होना चाहिए था, अभी भी हो सकता है, अभी इसमें बहुत कुछ होना चाहिए। तो ये रिसर्च भी होना चाहिए, साथ में उर्दू आम लोगों तक कैसे पहुंचे, आसान कैसे बनाया जाए उर्दू को, कि उर्दू का फरोग, सबसे बुनियादी बात सिर्फ किताबें और रिसर्च नहीं है। असल बात यह कि कितने लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, उर्दू जान सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं। तो उर्दू सिखाने का एक पूरा प्रोसेस मैं समझता हूँ जामिया से शुरू किया जाए, वो उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए, तो ये इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक उर्दू के लिए खिदमत होगी। इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए।
जी बिल्कुल, तवज्जो ज़रूर उर्दू को यहाँ पर देनी चाहिए और तमाम स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं जो दूर दूर से जामिया में पढ़ने के लिए आते हैं। नजमा अख्तर जी, आप वाइस चांसलर यहाँ की रह चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिलती हैं जो हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखते हैं? किस वजह से ये यूनिवर्सिटी अपने आप को अलग बनाती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? इस यूनिवर्सिटी में हर वो चीज़ दिखती है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, मगर उसके अलावा यहाँ पे उस तरह के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा रेजिडेंशियल कोचिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, उससे हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस निकल रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है उनका, और जो बड़े बड़े ओहदों पे पहुँच रहे हैं जामिया के रास्ते से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दिख रही है, और अगर है भी तो इस लेवल का वो नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस या इस लेवल के सिलेक्शंस नहीं हो रहे। और अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है स्टूडेंट, तो उसको लाखों लाखों रुपए अपनी कोचिंग के देने पड़ते हैं, और यहाँ हर चीज़ फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत कर रही है ये यूनिवर्सिटी कि हम अपने देश के लिए एक बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हुए हुए आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस एंड अदर लेवल के लोग भेज रहे हैं, और जो यहाँ से जाएंगे तो जामिया का नाम हमेशा होगा। बात उर्दू की भी चल रही थी, तो उर्दू डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, मगर जो उसके लिए एक स्पेशल सेंटर बनना चाहिए। ये सारे काम जो ट्रांसलेशन के हैं और टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ट्रांसलेशन करना, या उर्दू के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके आपको विजिटिंग प्रोफेसर्स की तरह से कुछ साल के लिए या कुछ दिन के लिए रखें, ताकि आम बच्चा जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। और अक्सर इंडियनाइजेशन ऑफ उर्दू, पॉपुलराइजेशन ऑफ उर्दू, उसके बहुत तरीके हैं। हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू ना पढ़ सकते ना लिख सकते, मगर उर्दू के को सुनना उनको बहुत पसंद है। तो उनको हम थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ दें इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके और बड़े प्रोग्राम्स करके भी, और वो लोग जो जाने माने लोग हैं उर्दू के और जामिया से दूर हैं, उनको इनवाइट करें एज प्रोफेसर्स। तो ये जो बात उर्दू की हो रही थी, और ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली साइंटिफिक बुक्स का ट्रांसलेशन, सोशल साइंस, हर तरह की बुक्स का ट्रांसलेशन इन उर्दू अवेलेबल हो, और उसका जो मेन इंस्टीट्यूशन हो वो जामिया हो सकता है और होना भी चाहिए था। तो ये मेरा कहना है इसमें। और ज़रूर एक चीज़ और लास्ट में कहूँगी कि ये जो भी नए प्रोग्राम्स शुरू हों, उन सबको उर्दू से किस तरह जोड़ें, ये हमारे पूरी जो हम उसका प्लान बनाए उसके अंदर जी बिल्कुल सोचना चाहिए किस तरीके से इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आगे बनाई जाए ताकि उर्दू को और फ़रोग दिया जा सके। ख्वाजा एम शाहिद साहब, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआत हुई तो उसमें हम बाबा कौम महात्मा गांधी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी भूमिका थी, उसे नहीं भूल सकते हैं। उस वक्त पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी उन्होंने छेड़ दिया था, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से उनके योगदान के जरिए आज जामिया मिलिया इस्लामिया इस लेवल पर पहुंचा है। जी देखिए, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया। बुनियादी तौर पे जो जामिया मिलिया इस्लामिया की पहचान रही है, एक बहुत बड़ी पहचान रही है, बहुत बड़ी पहचान रही है, तो बेसिक एजुकेशन रही है, नई तालीम, जो महात्मा गांधी की का ही ख्वाब था, और जाकिर साहब ने ही उसको एक तरीके से प्राप्त किया था, बनाया था, तरतीब दी थी, और जामिया ने उसको एक्सपेरिमेंट करके दिया। जामिया के स्कूलों में, जामिया के इदारों में नई तालीम का तरीका था, आप कैसे तालिबों को अपना सेल्फ डिजाइन बनाएंगे। जामिया के स्कूल रोल मॉडल थे, उसी का एक हिस्सा होता था एडल्ट एजुकेशन की तालीम, जो एक जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो जामिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया। उसी तरीके से एक हिस्सा होता था सोशल वर्क का प्रोग्राम को, उसी तरीके का एक हिस्सा होता था असातिज़ा के ट्रेनिंग का। जाकिर साहब ने उसका नाम रखा उस्तादों का मदरसा, टीचर्स ट्रेनिंग का काम। ये ऐसे कुछ बहुत से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द ट्रैक, यानी मेन जो तालीम का होता है, बीएससी, बीए, ये सब जो आता है, ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, उससे हटके ये किस्म के प्रोग्राम होते थे जो जामिया उसको देती थी और उसको नेशनल एफर्ट के साथ जुड़ती थी। मैं समझता हूँ ये जामिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रहा है। और इसी किस्म के जो हमारे
आज के नेशनल जो है वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत हो रही है जामिया को, उसमें आगे तो महात्मा गांधी का जो दौर था कि जो तालीम हो वो हमारे ऐसी तालीम हो जिसमें हमारे जमीन से जुड़ी तालीम हो। तो हमारी तालीम आज भी जो हमारी तालीम का निजाम है, मैं जैसे कि यहाँ चर्चा में आया, अच्छी बातें सामने आई हैं, किस तरीके से जामिया की तालीम को, जामिया के चाहे उर्दू में तालीम हो चाहे कोई, उसको हम अपने देश के की जो हेरिटेज है, जो हमारी मुल्क की हेरिटेज है, उससे कैसे जोड़ें। आज जामिया को उस में आगे बढ़ना होगा कि मुल्क की जो हेरिटेज है, हजारों साल की हेरिटेज है, हजारों साल की हेरिटेज है हमारी, उसमें हमारा मेडिवल पीरियड भी है, एंशिएंट पीरियड भी है, मॉडर्न पीरियड भी है, उस सबको अपनी तालीम से कैसे जोड़ें। ये एक बड़ा जामिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर जामिया और महात्मा गांधी की जो रिवायतें हैं, और महात्मा गांधी की या जाकिर साहब की, मुजीब साहब की जो रिवायतें हैं, उससे अगर हम जिंदा रखना चाहते हैं तो जामिया को, जहां वो रेगुलर कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इस किस्म के कोर्सेज जो अपने एक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जामिया को हम इमारतों से नहीं बल्कि एक तहरीक से पहचानेंगे, एक उसके मिशन से पहचानेंगे। और जामिया का मिशन यही रहा है कि उसको, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाने का मिशन रहा है। तो हमें अपनी हेरिटेज को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, ये जामिया को इसको उठाना चाहिए प्रायोरिटी के ऊपर, जहाँ और सारे काम करने होंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी तालीम का इस वक्त जो नई एजुकेशन तालीम आई है, पॉलिसी आई है, उसमें बहुत मौके मौजूद हैं, जामिया उससे फायदा उठा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जामिया के सामने। बिल्कुल, इसको लेकर काम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ताकि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका भरपूर फायदा ले सकें। शाहिद सिद्दीकी साहब, एक आखिरी कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन डे को लेकर? मैं ये कहूंगा कि ये आज फख्र है हमें और जामिया के लोगों को, जहां आज वो पहुंच गए हैं, और अभी रास्ते बहुत हैं आगे, मुसलसल ये तो एक सफर है, इस सफर में आगे बढ़ते रहना है। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो नजमा अख्तर साहिबा ने जो एक प्रपोजल दिया, मैं समझता हूँ बहुत उम्दा है। उर्दू सेंटर बहुत पहले कायम होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। यहाँ पर एक उर्दू सेंटर कायम होना चाहिए कि उर्दू का फरोग किस तरह से किया जाए, उर्दू को कैसे वसीतर पैमाने पे पहुंचाया जाए, जुबान को भी और उसकी लिपि को भी, उस पे वो एक बहुत उम्दा समझता हूँ कि आइडिया। और उसके साथ एक काम ये होना चाहिए कि जिन्होंने, जो फाउंडर्स है, एक फाउंडर नहीं है, दर्जनों फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपना खूनी जिगर दिया था, उनके ऊपर बेहतरीन किताबें और मटेरियल अंग्रेजी में, हिंदी में, दूसरी जुबानों में तैयार होके आगे आना चाहिए, ताकि मुल्क को पता तो लगे कि इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरह से हिंदुस्तान को बनाने में जामिया ने और जामिया के जो फाउंडर्स थे, इन्होंने क्या योगदान दिया। उसके ऊपर जो है किताबें आनी चाहिए, उसको जी पता चले तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आखिर किस तरह के स्ट्रगल का सामना उन लोगों ने किया, तमाम लीडरान ने किया इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। नजमा अख्तर जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब के ही कमेंट को और थोड़ा जोर से कहना चाहती हूँ कि इंडिया, जामिया के अंदर उर्दू का एक इंटरनेशनल सेंटर होना चाहिए, जिसमें न सिर्फ मुल्क के बल्कि बाहर के में उर्दू के जानने वालों को बुला के उनको अपॉर्चुनिटी दें। जैसे आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो उनके यहाँ इस तरह के सेंटर्स होते हैं किसी और लैंग्वेज या किसी और चीज़ के, तो क्यों ना उर्दू का हमारे यहाँ से हो। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ा ही रहे हैं। जो हमारे पास अब आगे नेक्स्ट चैलेंज है वो मेडिकल कॉलेज का ही है, और इंशाल्लाह अब हमारे पास एक नया वाइस चांसलर आ गए हैं जो बहुत यंग वाइस चांसलर हैं, 16th वाइस चांसलर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके देखरेख हमारा मेडिकल कॉलेज। जी हम भी यही उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तरक्की मिले यूनिवर्सिटी को और तमाम स्टूडेंट्स बेहतर कर सकें, मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकें। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।